यदि बेटा बहू यदि माता पिता को प्रताड़ित कर रहा है तो आप थानों का चक्कर मत लगाइए, सीधे एसडीएम के पास पहुंचिए, एसडीओ के पास पहुंचिए, खुद पहुंचिए या किसी संस्था के द्वारा या किसी जानकार के द्वारा उन्हें जानकारी दीजिए। वहां सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया सकता है और आपकी शिकायत का निस्तारण 3 महीने के भीतर उन्हें करना होगा। जी, घर माता पिता ने बनाया है, अपनी कमाई से बनाया है, बेटा बहू बड़े हुए, उनकी शादी की उन्होंने, अब वे बड़े हो गए, अब कह रहे हैं कि नहीं आपको ही निकलना होगा। देखिए, सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी अगर आपकी है, जी, अपनी कमाई से बनी हुई मकान है, तब तो बेटा बहू को ही निकलना होगा। बेटा बहू को ही निकलना होगा। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देवप्रकाश सिंह साहब हैं। देवप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज हम बात करेंगे माता पिता की, मतलब सीनियर सिटीजन्स की। देखिए, आजकल क्या खबरें आ रही हैं, माता पिता घर के भीतर भी परेशान है, घर के बाहर भी परेशान है। जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स एक्ट की चर्चा भी सामने आ जाती है, जिसे सरकार ने बनाया है। लेकिन संरक्षण कहाँ प्राप्त होता है और संरक्षण प्राप्त करने में कितनी मुश्किलें हैं। देखिए, जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं, वृद्धजनों की बात करते हैं, तो मैं पिछले दिनों एक वीडियो सुन रहा था। कोई साधु संत थे, नाम मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। उनका यह वचन कि देखिए, बुढ़ापे में 3 चीज ही काम आता है, बूढ़ी औरत, बूढ़ा कुत्ता और नकदी पैसा, बाकी सब मोह माया है। तो देवप्रकाश जी, आज जब हम चर्चा करना चाह रहे हैं, आपसे चर्चा करेंगे ही, तो सबसे पहला सवाल तो यही कि देखिए, यह शिकायतें तो बहुत ही मिलती रही है, अब कमी भी आई है कि सास जो है बहुओं को प्रताड़ित करती हैं, या ससुराल में जब बहू पहुंचती है तो उन्हें प्रताड़ना, उलाहना और अन्य प्रकार की घटनाएं उनके सामने प्रतिबिंबित होती है। लेकिन जमाना बदला है और ज्वाइंट फैमिलीज टूटी है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ा है। लेकिन हम यह भी शिकायतें लगातार देख रहे हैं कि जब घर में माता पिता हैं, बेटे बहू से ही नहीं बन रहा है और बेटे बहू से ही शिकायत माता पिता को है। तो बहू को शिकायत है, वह तुरंत शिकायत कर देगी, कानूनी सलाह और कानूनी मशविरा भी प्राप्त कर लेगी, पुलिस भी आ जाएगी। लेकिन जब बेटे बहू से माता पिता परेशान हो तो फिर क्या करें। घर भी माता पिता का है और परेशान बेटा बहू कर रहे हैं, दोनों एक पक्ष के हो गए हैं। ऐसे में माता पिता के पास क्या रास्ता बचता है, बस यही कि सुनते रहें, जो आरोप लग रहे हैं वह सहते रहें, या वह अपना बचाव कर सकते हैं, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त है, कानून कहीं उनकी मदद करने को तैयार होता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा ही समयाचीन आपने सवाल उठाया है। जी, ऐसी स्थिति बन गई है समाज, जब से एग्रो इकोनॉमी फेल किया है और पौराणिक व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है। वैसे हालात में पहले तो धर्म में कहा था कि हर बच्चों का धर्म बनता है माता पिता का सेवा करना। कहा गया कि जो माता पिता का सेवा किया और कोई धर्म और तीर्थ किया चाहे नहीं, सब कुछ कहा गया। माता पिता ही धरती पर भगवान है। जी, लेकिन इन बातों से अब बच्चों को, तब नए जो फास्ट फूड वाले बच्चे आए हैं जी, इवन हम लोग के जनरेशन, अब उन बातों से अलग हो जाए। अब वो नहीं जाते हैं इमोशनल चीज़ों में। उनको 2-3 चीज़ दिखाई पड़ता है, अपनी पत्नी, अपना बच्चा। जब तक अपना बच्चा बड़ा, फिर वही तमाशा उनके साथ भी होगा जी। ये उतना ही नज़र आता है कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, इतना ही दिखाई पड़ता है। इसके आगे वो नहीं देखने की शक्ति उनके पास खत्म हो गई। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप अपना धर्म नहीं निभाइएगा तो हम कानून लेके आएंगे। और सरकार को उन्होंने एक केस में कहा कि आप जो है सो एक कानून बनाइए कि बच्चे माँ बाप का पालन पोषण करें, देखें, और नहीं देखें तो उसके लिए कानून बना दीजिए। अच्छा। तो एक सीनियर सिटीजन, ये मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना। उस समय आज जो उनका देहांत हुआ, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि इसमें एक प्रावधान दिया गया कि ऐसे माता पिता जो 60 साल के हैं उनको सीनियर सिटीजन भी कहा गया। माता पिता में उनको भी रखा गया है जो स्टेप फादर, स्टेप मदर हैं, या जिन्होंने किसी को अडॉप्ट किया। बहुत माता पिता अडॉप्ट भी बच्चों को करते हैं। बिल्कुल। तो जो अडॉप्ट भी करते हैं वो भी बच्चे एक श्रेणी में आता है। तो उनको कहा कि भाई, आपका धर्म बनता है
ड्यूटी बनता है, जी। लीगल ड्यूटी बनती है कि आप अपने माता पिता का पालन पोषण करें और उनका मेंटेनेंस करें। उनका पालन पोषण का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और दवाई जी। में मेडिकल ट्रीटमेंट बुढ़ापे में बहुत बड़ा काम हो जाता है। और एक तो और भी बात हो जाती है कि बूढ़े आदमी को सब अस्पताल लेके जाना, गाड़ी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। तो इन बातों में सरकार भी थोड़ा सा फेल्योर ही चल रही है, उसमें प्रोविजन सरकार के लिए भी किया हुआ है। या बुजुर्ग आदमी अगर एक हल्का सा मैसेज डाले और उसको गाड़ी आ जाए और अस्पताल पहुंचा दे और सेवा उसकी हो जाए, जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई भी आदमी जब बुजुर्ग होता है तो पूरे जीवन भर अपने कमाई का टैक्स और बाकी चीज़ से देश और समाज की सेवा करता है। जी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी धर्म बनता है कि बूढ़े आदमी को सेवा करना। लेकिन जो बच्चे हैं उनका पुनीत कर्तव्य में डाला गया है और एक्ट में कहा कि आप इस बात को करिए ही करिए। अगर आप नहीं करिएगा तो सिंपल सिस्टम बता दें कि इसमें वकीलों का कोई रोल नहीं है। वकीलों का रोल नहीं है, नहीं। कहा चूंकि वकीलों को रोल देंगे फिर उनको वकीलों को फीस देना पड़ेगा, फिर लंबी बुढ़ापे में कहाँ से देंगे, लंबी कार्रवाई होगी और फिर लंबा समय लगेगा और फिर वकील तो तारीख पर तारीख वाले सिस्टम विश्वास करेंगे, फिर और लंबा चला जाएगा मामला। तो कहा कि एसडीओ कोर्ट को ही ट्राइब्यूनल बना दिया गया है। जो एसडीओ होते हैं, जो अनुमंडल में एसडीएम होते हैं, सिविल एसडीओ, उनको कहा कि ट्राइब्यूनल का रोल करेंगे और वो जो है सो कम पिटीशन अपने से ले लें एप्लीकेशन, या कोई संस्था दे दे कि भाई देखिए इनको बाल बच्चा नहीं देखता है तो वो भी दे दे, या कभी कभी अपने ही किसी जानकारी से वो ले लें कि भाई इनको नहीं देखभाल हो रहा तो सुओ मोटो भी ऐसा एप्लीकेशन आता है जी। और इस केस में देख करके 3 महीना के अंदर उनको निर्णय सुना देना है। और उनको यह कहा गया है कि 10,000 रुपये तक का मैक्सिमम अभी जो नियम है 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस उनको दिया जाएगा। उसमें अलाउ कर सकता है कि इतना आपको देना ही देना है अपनी कमाई से। अगर बेटा कमाने के लायक नहीं है तो पोता पोती वो सब भी आ जाते हैं इसमें। कि जो निचले जनरेशन के लोग हैं, जो मान लीजिए उनका बेटा भी किसी बेटा का डेथ हो गया तो पोता पोती तो है, 10,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा आज की तारीख में। सरकार ने भी उतना ही बनाया है कि 10,000 रुपये मिलेगा, पति पत्नी है तो 20,000 मिल जाएगा। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि यदि बेटा बहू यदि माता पिता को प्रताड़ित कर रहा है तो आप थानों का चक्कर मत लगाइए, सीधे एसडीएम के पास पहुंचिए, एसडीओ के पास पहुंचिए, खुद पहुंचिए या किसी संस्था के द्वारा या किसी जानकार के द्वारा उन्हें जानकारी दीजिए। वहां सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया सकता है और आपकी शिकायत का निस्तारण 3 महीने के भीतर उन्हें करना होगा। जी जी। अब है कि प्रताड़ना वर्ड हम नहीं बोल रहे हैं जी, पालन पोषण हम बोल रहे हैं, मेंटेनेंस की बात। प्रताड़ना का अलग सा नियम है, उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। वहां कहाँ जाना पड़ेगा? प्रताड़ना के तो थाना में जाइए, लिख के दीजिए, थाना उसके लिए अलग से उसमें दिया अलग से, आपको हम बता रहे हैं आगे जाकर कि डीएम और एसपी की ड्यूटी दी गई है उसमें कि आप हर एक मोहल्ले हर एक शहर में एक लिस्ट बना लें कितने सीनियर सिटीजन रहते हैं। और एसपी को कहा गया है कि आप हर एक सिस्टम को बना करके हर थाना के पास एक लिस्ट रहेगा कितने बुजुर्ग रहते हैं जहाँ पर कोई परिवार का आदमी नहीं रहता है। उनके यहाँ बराबर महीना 2 महीना आप कोई जाके देख भी ले कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। उनको व्यवस्था दे कि आप मिस कॉल करिए, आपको देखिए, ताकि उनको देखने की व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यवस्था कानून में कहा गया कि आप उनको लेके जाइए, दिखवाइए। उनको कंप्लेन करने में लिखने में ज़्यादा असूली, बहुत लोग लिख पर भी नहीं सकते हैं। ये सब सुविधा उनको दी गई है। यह भी कहा गया कि अस्पताल में सीनियर सिटीजन अगर जाते हैं उनको क्यू में उनका क्यू अलग कर दीजिए, अलग लाइन में खड़े हों, उनका रिजर्व बेड कर दीजिए। पता नहीं सरकार कितना कर पाई है, वस्तु से हम लोग को नहीं पता है, लेकिन यह कानून में लिखा हुआ है कि अस्पतालों में उनके लिए बेड की व्यवस्था भी अलग से हो सीनियर सिटीजन के लिए। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं आयुष्मान, उनको सबको चाहे किसी भी सिस्टम में उनको आयुष्मान भारत जो 5 लाख तक का सुविधा मेडिकल ट्रीटमेंट का सबों को मिलेगा। एक उन्होंने व्यवस्था की, अच्छी बात है। इसी ढंग की बात और आवे तो और अच्छी बात। जी। लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि देखिए बात इतनी बिगड़ जाती है, घर माता पिता का है, बेटा बहू भी बड़े हो गए हैं, अब बात इतनी बिगड़ गई है कि बेटा बहू कहते हैं माता पिता को तुम घर से निकल जाओ, या माता पिता कहते हैं बेटा बहू तुम्हें घर से निकलना होगा। ऐसी स्थिति में माता पिता क्या करें जब बेटा बहू घर से, उनके ही बनाए घर से, हम उस पर भी आएंगे कि जब अपना घर न हो, बेटा बहू का घर हो, तब क्या करें माता पिता। लेकिन पहली स्थिति, घर माता पिता ने बनाया है, अपनी कमाई से बनाया है, बेटा बहू बड़े हुए, उनकी शादी की उन्होंने, अब वे बड़े हो गए, अब कह रहे हैं कि नहीं आपको ही निकलना होगा। देखिए सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी अगर आपकी है जी, अपनी कमाई से बनी हुई मकान है, तब तो बेटा बहू को ही निकलना होगा। बेटा बहू को ही निकलना होगा। हाँ,
उसमें कई एक कोर्ट केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से आदेश है, ट्राइब्यूनल से भी आदेश है, जी उनका अपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वहां से भी आदेश है, हर मकान का खाली भी करवा देता है, जी आप मकान खाली करिए। तो उससे हालत में मकान तो खाली बच्चों को ही करना होगा, अगर उनका अपनी कमाई से बना हुआ है तो। जी कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लीजिए जो बुजुर्ग आदमी है, जो घर के फादर ऑफ द फैमिली है, उनका डेथ हो गया, जी अब मदर रह गई, प्रॉपर्टी पिताजी के नाम से, तो ऐसे कैसे में लोग बच्चे जाकर कह देते हैं कि हमारी माँ की प्रॉपर्टी नहीं है ये, अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमारे पिता की है, और पिता में हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, माँ भी एक शेयर होल्डर है, उस हालत में माँ हमको नहीं निकाल सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मतलब घर परिवार, गांव में गेहूं चावल, बहुत लोग पटना मकान बनाए हुए हैं ना, कि घर में कोई जमीन बेच के बना लिए है, या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहाँ से कोई जनरल जो पैसा आता है, कंबाइन पैसा, उस पैसे से मकान बना, ऐसा कहीं है तो उस केस में कहते हैं कि पिताजी का सेल्फ फंड प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबों की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जहाँ सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है, उसे केस में कोर्ट कहती है कि आप निकल जाइए वहां से। अच्छा, और अगर रह रहे हैं तो आपको रहने की व्यवस्था नहीं है तो रेंट दीजिए। और कई बार केस में तो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करें कि रेंट क्या होगा, मतलब तो बेटा बहू को रेंट देना होगा, माता पिता को रेंट देना पड़ेगा। जी। लेकिन अब एक दो बात और भी है, कुछ एक माता पिता को प्रॉपर्टी ज्यादा है, 1 2 3 4 मकान है, गेस्ट हाउस है, होटल्स है। अब वो कहते हैं अपने बच्चे को कहीं जाने देंगे हम, उनका बच्चा 2-3 कहीं गेस्ट हाउस में जाकर अपना घर तो छोड़ दिया, गेस्ट हाउस में जाकर 3 रूम ले लिया है जी। वो कहते हैं गेस्ट हाउस हमको इतना पैसा आता है, निकले वहां से हमको उससे दिक्कत होती है, उनको अपना पेंशन भी है जी, सब कुछ है, तब भी कहते हैं हमको इतना पैसा लगता है जीने रहने में। भाई उनका अपना पैसा, तब निकलिए वहां से, मैंने अपनी कमाई से बनाई है। तो कोर्ट ने वहां भी कहा ठीक है निकाल तो नहीं सकते, वो भी बेटा है, बेटा एक परमिसिव ऑक्यूपेंट लॉ में टर्म है जी, वो एक ऐसा ऑक्यूपेंट घर का है जिसको उसको भी राइट घर में रहने का है जी। बेटा है तो घर में रहेगा, उसी आप ही का बेटा है, लेकिन है कि उसमें कोर्ट ने कहा कि आप उसको रेंट दीजिए माता पिता को, यह अच्छा कहा गया है। लेकिन अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, घर की प्रॉपर्टी है, ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी, तो आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। चलिए अब इसका दूसरा पक्ष कि माता पिता का अपना मकान नहीं, बेटे बहू बड़े हुए, उन्होंने अपना फ्लैट खरीदा या मकान खरीदा, अब उस मकान में माता पिता भी हैं, बेटे बहू भी हैं, लेकिन बात बिगड़ गई बेटे बहू से। बेटे बहू ने कहा कि यह मकान तो मेरा है, माताजी पिताजी आप निकल जाइए, क्या माता पिता को निकाल देंगे? देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट के 2007 में सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में कह दिया है इट इज द लीगल लायबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन जी, उनका लीगल लायबिलिटी है माता पिता को रखना, सेवा करना, उनको रखना ही पड़ेगा जी। और माता पिता को रखना, अगर कोर्ट आदेश कर देगी कोर्ट तुम्हारा रखना पड़ेगा, या नहीं रखते हैं, कहेंगे हमारी पत्नी से पट्टी नहीं खाता है, तो अलग व्यवस्था देना पड़ेगा रखने के लिए। अच्छा, वहाँ रखना पड़ेगा उनको। नहीं, यदि घर से निकालने को परेशान कर रहे हैं कि आप निकल जाइए, तो फिर वो क्या करें? इमीडिएटली थाना खबर करें, SDO ऑफिस खबर करें, तुरंत एक्शन होगा, इसे तुरंत एक्शन होगा जी जी जी। अच्छा, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है जी या SDM है उनके पास, तो SDM को पावर दिया हुआ, उस केस में तुरंत एक्शन होगा और खूब ऑर्डर हो रहा है इस केस में। अच्छा, अब हम एक और पक्ष की ओर चलते हैं जी। माता पिता बेटा एक पक्ष में हो गए और बहू से झगड़ा हो गया, बहू तो ब्याह कर आई है ससुराल में, अब बहू कह रही है कि हम घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि यह मेरा ससुराल है, अब मेरा भी हिस्सा है। तो माता पिता बेटा एक पक्ष में, बहू का अधिकार बनता है, बहू वहां जबरिया रह सकती है या बहू को वहां से निकलना होगा? जी, ये भी बड़ा माकूम सवाल है। एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 में जी शेयर्ड को लिविंग का राइट बहू को भी प्राप्त है, बहू को भी प्राप्त है। जहाँ ब्याह करके वो आई है, जिस घर में जो पेरेंट सबका ज्वाइंट हाउस है, माता पिता बेटा को भी रखे हुए हैं जी, तो बहू भी वहाँ रहेगी, ये है जी। लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट में है कि वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हाँ। तो लेकिन अब सीनियर सिटीजन एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि इसका ओवरराइडिंग इम्पैक्ट है, तो दूसरा कोई कानून कुछ भी कहता हो, यह कानून उसके ऊपर जाएगा, तो उस हालत में क्या कन्फ्लिक्टिंग होता है। लेकिन कोर्ट के इसमें वेरियस ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के एक बार कह देता है कि नहीं आपको रहने देना पड़ेगा, बहू को नहीं निकाल सकते जी, या बाहर करते हैं तो पैसा दीजिए उसको रहने का बाहर, तो ये सब व्यवस्था है। कन्फ्लिक्टिंग थोड़ा सा हो जाता है कि बेटा को रखे हुए हैं, बहू को बाहर कर देंगे, तो DV एक्ट में कहता है कि आप उनको रहने की व्यवस्था दीजिए, रहने की व्यवस्था दीजिए। तो यह सास ससुर और पति की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वह बहू और पत्नी को रहने की व्यवस्था प्रदान करें। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस गया था सुप्रीम कोर्ट में जी। वो पूना में एक हाउस है, सास ससुर के मकान में बहू रहती है,
और अपना बहू का अपना मकान, इसका 52,000 रुपये रेंट आता है पर माह। अच्छा। वो बोलती है अपना मकान 52,000 को रेंट जो आता है रहना जरूरी, क्योंकि वो रेंट उससे आता है, हम आपके मकान में ही रहेंगे। अच्छा। तो कोर्ट ने कहा कि आप उस मकान को खाली करिए, आप अपने मकान में नहीं रह सकते हैं, तो आपको उतना पैसा हम अपने वहां से दिलवा देते हैं। मैंने जो बाद में से 12,000 रुपये पर तय हो, जो हाल का सिस्टम जो हुआ है कि 12 करोड़ रुपए उनको मिला, सब मिला के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 12 करोड़ रुपए 12 करोड़ मिले, जो उनके हस्बैंड भी 2-4-5 हजार करोड़ के आदमी हैं, मामूली व्यक्ति नहीं। आपको आश्चर्य लगा इसलिए कि बिहार के लेवल सब सोचते हैं, हस्बैंड भी हाई लेवल के होते हैं। अच्छा। सब हमारे आपके लेवल के नहीं, अलवा सुथरी हस्बैंड सब नहीं होते हैं जी। तो चलिए हम सीनियर सिटीजन की बात करें, एक और सवाल लेते हैं जो हमारे दर्शकगण ने कहा था कि आपसे पूछें जी, कि माता पिता जवानी में कमा रहे थे जी, रिटायर हो गए, पेंशन नहीं है जी, और कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है जी। अब जो कमाई है बेटा बहू के पास ही है। अब माता पिता की जिंदगी कैसे चलेगी जब वो उनके पास न पेंशन है न उनके पास कमाई का जरिया है, दवा की व्यवस्था भी करनी है, जिंदगी भी कटनी है और घर में अभी 2 चूल्हा है हो गया है, तब क्या होगा? देखिए, मेंटेनेंस का तो अधिकार दे दिया है इस केस में एक्ट कानून में, उनको पालन पोषण बच्चों को करना होगा। वही मैंने कहा कि कोर्ट अगर आदेश करेगी 10,000 रुपये की आदेश करेगी, 10,000 रुपये आदेश नहीं करेगी। चलिए एक और सवाल लेते हैं कि वैसे माता पिता, वैसे वृद्धजन, सीनियर सिटीजन जिनके बाल बच्चे हुए ही नहीं जी, उनकी क्या स्थिति होगी और सरकार उनका संरक्षण, क्योंकि ऐसे कई माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं हुए या उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। आजकल तो देखिए एक नया फैशन चल रहा है, शादी हम कर रहे हैं लेकिन हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? क्या भारत में ऐसी कोई व्यवस्था है? देखिए, भारत में व्यवस्था तो नहीं है, विदेशों में व्यवस्था है इससे। आजकल बड़े कहते बूढ़ा भी बाद में होंगे, आजकल बड़े जो शुरू कर रहे हैं उनका तो व्यवस्था या उनका खामियाजा बाद में होगा। जो पहले आपने कहा कोई बाल बच्चा नहीं आया, हुआ, पैदा लिया, मर गया, कोई नहीं है, वैसे केस में कहता है कि उनकी प्रॉपर्टी अगर वो मर जाएंगे, कोई मकान है, जमीन है, पैतृक संपत्ति है, कुछ भी है, तो किनको मिलेगा? अच्छा, भतीजा को मिलेगा, को भगिना को मिलेगा, किसी फर्स्ट लाइन ऑफ हेयर्स अगर नहीं है, सेकंड लाइन ऑफ हेयर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी उनके मरने के बाद मिलेगा उनको तय कर दिया जाए कि आप मेंटेन करिए इनको। अच्छा, वैसे है तो व्यवस्था ये है कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति जिनके अकाउंट में जाएगी, जिनको मिलने वाली है, उनका दायित्व है उनको तय करना। एक बात हम आपके माध्यम से बोल देना चाहेंगे कि माता पिता इमोशन में आकर के अपनी प्रॉपर्टी जीते जी नहीं अपने बच्चों को लिखें, जीते जी अपने बच्चों को नहीं लिखें। क्यों? लिखेंगे तो लिखने के बाद फिर दिक्कत आपको शुरू हो जाएगी, फिर आप मरने के बाद तो ऐसे ही उसका हो जाएगा, बर्थ राइट है उसका होना, तो फिर उनको लिखने की क्या जरूरत है? और अगर लिखते हैं तो विल करें, तो विल की बात हमने दूसरे किसी आपके बाइट में बता दिया है, विल कैसे करें, प्रोबेट कैसे करें, कैसे गवाह रखें, एक डॉक्टर एक वकील को गवाह रखें। हाँ जी, लेकिन कभी कभी क्या करें, ज्यादातर जो कैसे बच्चे एक बच्चे के फेवर में विल कर देते हैं, वो झगड़ा का घर हो जा रहा है, जो बाद फिर उससे वो भी लड़ना शुरू करता है। वही बच्चा देखभाल कर रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है, और बाद में कहते हैं कि हमको देखभाल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे केसेस भी आते हैं। उसमें इस कानून में एक प्रावधान है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को आपने किसी बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, भाई रजिस्टर्ड ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं। बच्चा कहेगा नहीं विल करिएगा, हमको दिक्कत होगा, हमको रजिस्टर्ड ट्रांसफर कर दीजिए। कोई मकान है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, LIC है, पेंशन है, कोई डिपॉजिट है, आप कह देंगे इसमें नॉमिनी में कर दीजिए, किसी पैसा इनको एफिडेविट भी कर दीजिए हमको, और ट्रांसफर करा के दे दिए। अब जमीन के केस में कहता है कि ऐसा कोई रजिस्टर्ड डीड जो जीते जी आपने ट्रांसफर कर दिया और बाद में बच्चा पंख लेके उड़ गया, अब आपको नहीं देखेंगे, हो गया, अब मेरा क्या कर दीजिएगा, मैंने ट्रांसफर करा लिया, तो वैसे केस में कहा कि वो ट्रांसफर डीड सुओ मोटो रद्द हो जाएगा। अच्छा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन 23 के 2 में लिखा हुआ, लेकिन एक बात है, उसमें आपको लिख देना पड़ेगा रजिस्टर्ड में कि मैं ये जमीन इसलिए इनको दे रहा हूं कि मेरा ये पालन पोषण करेंगे। देखिए ये गंभीर बात है और ये बड़ी बात बता रहे हैं देव प्रकाश सिंह साहब कि यदि आपके 4 बच्चे हैं और आपने फैसला यह किया कि नंबर 3 वाला जो बेटा है वह मेरी देखभाल करता है, हम उसे ही संपत्ति दे देंगे, तो संपत्ति जब आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख कीजिए कि हमने इसलिए गिफ्ट करने का फैसला किया है क्योंकि बुढ़ापे का सहारा यही है और यही मेरा देखभाल करेगा। और जब रजिस्ट्री के बाद उसने देखभाल करना बंद कर दिया तो आपके द्वारा दी गई जमीन
रजिस्टर की गई जमीन सुओ मोटो कैंसिल हो जाएगी, मतलब उनके मालिक नहीं रह जाएंगे, तो ये बुरे या माना जाएगा कि आपने कोर्सन और फ्रॉड से ट्रांसफर कराया है और वो जी। खत्म हो जाएगी जमीन, और उसमें कोर्ट से तुरंत आदेश कर देती है कोर्ट की नहीं सारी जमीन आप ऐसे केसेस भी आपके पास आते होंगे कि माता पिता ने चुपके से एक बेटे को या एक बेटी के नाम संपत्ति कर दी, बाकी दो बेटे या दो बेटियां बाहर रह रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। खूब आता है, क्योंकि माता पिता से होता कि वृद्ध भारत में जब पड़ जाते हैं जी। 75-80 साल जब उम्र होता है तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इमोशनल बैलेंस तो जवानी में होना मुश्किल है, बुढ़ापे में कहाँ से होगा। इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो जो साथ में रहा या तो ब्लैकमेल कर लिया या उसके इमोशन कभी बह गए और जाके लिख दिया, फिर बाद में रोना शुरू किया, हमसे बेवकूफ़ी हमको बना दिया। बूढ़ा आदमी तो बूढ़ा बच्चा एक समान होता है, डिसीजन लेने की स्थिति में होता नहीं है, तो कई बार वो ट्रांसफर कर देते हैं, फिर बाद में पछताने भी लगते हैं। और खूब इस दिन घटनाएं आ रही हैं। अभी भी एक घटना आती है भाई, एक लड़का को बॉम्बे में है और उसको पता भी नहीं चला और सब ट्रांसफर प्रॉपर्टी घर मकान सब कर दिए। अब वो लड़का खराब प्रोबेट भी हो गया, अब मेरा क्या होगा जी, हमको तो नोटिस भी नहीं दिया। इस ढंग की बातें बहुत सारे होते रहती हैं। तो ये तो हो ही रहा है कि माता पिता भी बुढ़ापे में बैलेंस से ही काम लें और बैलेंस में जहां तक हो न्यायोचित तरीके से काम करें, अपनी सुरक्षा देख के काम करें। जो बसों में लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो अपना धन संपत्ति स्वयं सुरक्षा करिए, बुढ़ापे के इंतजाम स्वयं करिए। जो आपने शुरू में संत बाबा की बात आपने कहा कि जो आपके पास जो धन है वो कहीं ठीक है हम मरेंगे तुम्हारा ही होगा, जब तक हम हैं हम अपने पास रखेंगे, अपने पास, और किसी एक के साथ टिल्ट ना हो जाए। किसी और एक बार किसी को दे रहे हैं कोई पैसा लोन में, किसी के बेटा बेटी के पढ़ाई में, किसी को बिजनेस में, तो आप बता दीजिए सब बच्चों को कि हम इतना पैसा इसको दे रहे हैं। नहीं तो फिर वो बच्चा क्या होता है, मरने के बाद कहता हम इनका 1 रुपया नहीं जानते हैं, बल्कि इनको तो खिलाते पिलाते हम थे। अच्छा। इनका सब्जी दर दवाई सब हम किया करते थे। मालूम है कि वही उसे प्रभावित है, लेकिन वही सब जगह बोलते फिरेगा, वो तो अब बोलने वाले हैं नहीं, वो तो चुपचाप घर बैठे हुए हैं। अब वो सब जगह बोलेगा हम ही सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, हम एक बात और समझना चाहते हैं देवप्रकाश सिंह साहब, पिता के कर्ज का देनदार बेटा और बेटी दोनों है जी। यदि पिता ने बैंक से लोन ले रखा है, कोई भी लोन, और उनकी मृत्यु हो जाती है पिता या माता, तो देनदार पुत्र और पुत्री दोनों होंगे। जो प्रॉपर्टी का हकदार है उनको लोन का भी हकदार बनना पड़ेगा, उतने ही प्रतिशत का हकदार है, लायबिलिटी का हकदार उतने ही प्रतिशत का। जी। अच्छा, लेकिन हम नहीं उतने तक का नहीं, ज्यादा का भी। अच्छा, ज्यादा का भी। जी जी जी। ज्यादा का भी कैसे? बेटा है लीगल उनके लायबिलिटी पास, सिविल लायबिलिटी पास होना, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं जाएगी। क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं जाएगी। अगर कोई किसी कांड में फंसे हुए हैं तो क्रिमिनल लायबिलिटी वहीं रुक जाएगी, लेकिन सिविल लायबिलिटी पास ऑन होती है। चलिए, हम एक और समझना चाहते हैं कि माता पिता, देखिए माता पिता तो बुढ़ापा में पहुंच गए, उन्होंने अपनी संपत्ति भी अर्जित की, बेटे को बेटी को ठीक से पाला पोसा, लेकिन बेटे और बेटी ने चाहे जिन कारणों से बैंक से बड़ा लोन ले लिया और वह डूब गए, दिवालिया हो गया, तो बैंक क्या बेटा ने या बेटी ने लोन जो लिया है, बहू ने लोन लिया है, उसकी वसूली माता पिता सास ससुर की संपत्ति से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, अगर गारंटर में साइन नहीं किए हैं तो। गारंटर में साइन नहीं किए हैं तो यह भी देख लीजिए। हाँ, गारंटर में साइन करिएगा तो ले ही लेगा पैसा। अच्छा, गारंटर में आप साइन नहीं किए हैं तो बच्चों का कर्ज माता पिता पर नहीं जाएगा, चूंकि वो हेयरशिप में नहीं आते हैं माता पिता, उनकी प्रॉपर्टी नीचे जाती है। अच्छा, तो कभी भी बराबर बैंक वाले इस ढंग से कर बैठते हैं कि माता पिता का भी सीज करना शुरू करते हैं कि नहीं सीज होगा, इसलिए कि बच्चों की संपत्ति माता पिता को नहीं मिलती। इसलिए अगर गारंटर में साइन नहीं किए हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बैंक सीज नहीं कर सकती। अच्छा, चलिए हम आपराधिक मामले में समझ लेते हैं, बेटा या परिवार का कोई सदस्य जो है किसी अपराध में लिप्त हो गया, बात वहां तक पहुंच गई कि जो अपराध में लिप्त है वह भगोरा घोषित हो गया, कुर्की जब्ती निकल गई। आजकल पीएमएलए के तहत भी कई प्रावधानों की चर्चा हो रही है। बेटे के अपराध की सजा के तौर पर क्या पिता की माता की संपत्ति कुर्की की जा सकती है? नहीं, माता पिता की संपत्ति कुर्की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। उनका अपना प्रॉपर्टी तभी कुर्की होगा। अगर नाबालिग लड़का है, बिना अर्निंग है, कम उम्र का है, तब अलग बात है, खटिया उटिया उठा के ले जाते हैं वो। लेकिन माता पिता की प्रॉपर्टी किसी बच्चे के लिए नहीं आप सीज कर सकते, नहीं कर सकते। अभी तो देखिए बुलडोज एक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा अगर क्रिमिनल निकल गया, उसके घर को जाके तोड़, माता पिता भी रहता है, आप नहीं तोड़ सकते हैं। कई बार कुछ पुलिस ऑफिसर, कुछ सरकारी पदाधिकारी जिनको नियम का बहुत जानकारी नहीं है, और नियम मैं इसलिए हम बोल रहे हैं, कानून बना है बहुत रिसर्च से, वर्षों हजारों वर्षों के रिसर्च से बनता है कानून। तो इन बातों को किसी का बाल बच्चा कुछ कर लेगा तो माता पिता का क्या दोष है? इसलिए माता पिता पर बिल्कुल ही कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अच्छा देवप्रकाश सिंह साहब, आपके पास तो देखिए कई जो मुवक्किल होते हैं वो एनआरआई भी होते हैं,
जो तुलना करते हैं कि मैं यहाँ कनाडा में रह रहा हूँ, अमेरिका में रह रहा जी हूँ तो भारतीय दिल से जी और जन्म से भी, तो भारत में सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन विदेश में, हमारे देश में, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, ऐसी क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, जो सीनियर सिटीजन एक्ट जब हम देख रहे थे जी। तो सरकार ने जिम्मेवारी यहाँ बच्चों पर डाली है। लेकिन मैं जब देख रहा था, मैं सोच रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है जी। ये बच्चों की जिम्मेवारी नहीं बनती है। और अब जो स्थिति, जो सवाल अभी आप कर रहे थे कि बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, लोगों को बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बच्चे हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है जी। बहुत के माता पिता का डाइवोर्स हो गया, बच्चा को अपना थर्ड क्लॉज बना हुआ है, तो वो तो सोच भी नहीं सकता कि हमको माता पिता का क्या देखभाल करना है। बिल्कुल। तो सोशल सिक्योरिटी और स्टेट मैकेनिज्म इसमें बढ़ना चाहिए। जी। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ 140 करोड़ आदमी है, सरकार भी पेशम पेश में, सरकार की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, और अस्पताल भी है तो क्या है, वो डेड हाउस है, कुछ है नहीं। अगर जो सरकारी अस्पताल में आप जाइएगा तो कहीं उठा के फेंक देगा, बरामदा पर ले जा करके अपना, कोई देखेगा भाई नहीं देखेगा। जो हालत है यहाँ की, और बूढ़ों को तो और कौन पूछता, कोई व्यवस्था नहीं जब है बेटा ही यहाँ न पर। देखे। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि मैं सिंपल, एक लेडी को प्रेग्नेंट होती है जी। और एक मैसेज चला जाता है फ्री, टोल फ्री नंबर पर, तो सब व्यवस्था उसको मिल जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन दवा मिलेगा, क्या केयर मिलेगा, सब कुछ। लगता है कि हमको कुछ, हाँ लगता है कि स्टेट है जी। यहाँ तो स्टेट का मतलब कोई टैक्स लेना है। बिल्कुल। ये टैक्स का नोटिस, वो टैक्स का नोटिस, मेडिक्लेम वो पर चीज दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन सरकार जब संकट में पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, कोई संकट में पड़ते हैं, कोई क्रिमिनल धमकी दे देता है आपको, तो कहता सरकार है कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं। उसमें सरकार का रूप, नग्न रूप सामने निकल के आता है। सरकार जो बहुत व्यवस्था किए हुए, कागज पर सब पड़ा हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन आम लोगों को संकट में कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन हम ये बात आपके तरफ से कहना चाहेंगे कि दिन ऐसा भी आवे कि स्टेट अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करे। आप एक उदाहरण दे रहे थे ऑफ कैमरा की, कनाडा में एक आपकी, जी, हमारी मदर इन लॉ ही गई हुई थी जी। वो कनाडा में, हमारी एक सिस्टर इन लॉ रहती हैं, वहाँ गई हुई थी। तो उनको इंश्योरेंस एयरपोर्ट पर ही हो जाता है, जिसको मेडिक्लेम यहाँ आपका, जब कनाडा तो उनको वहाँ रोकने लगा, कहाँ है मेडिक्लेम इंश्योरेंस, तो वो तो इंग्लिश समझती नहीं थी जी। तो उनको जब मांगे तो उनको लगा कोई टिकट का दी मांग रहा है, तो वो नर्वस हो गई। तो कुछ उनको आंख में आंसू आ गए, भाई हम तो अंग्रेजी जानते नहीं, कोई पकड़े हुए है, जाने नहीं दे रहा है जी। एक संयोग से कोई आदमी था, ऑफिसर था, सेंसिबल था, बोला जाने दो इनको भाई, इनका देखा जाएगा बाद में। वो गई, कल होकर उनको हार्ट अटैक हो गया कनाडा में। जी। वो थे ओटावा में जी। और हॉस्पिटल जब वो गई तो हॉस्पिटल में कहा कि इंश्योरेंस कहाँ है। तो जो वहाँ हॉस्पिटल के हेड थे, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ जी, उसने कहा कि इंश्योरेंस है चाहे नहीं है, ट्रीटमेंट वही होगा जो इंश्योरेंस वाले का। अच्छा। बोला इंश्योरेंस नहीं करना ये गवर्नमेंट की भूल है, ये गवर्नमेंट की भूल है। यहाँ मेडिक्लेम आप कराते जी, यहाँ कहता आयुष्मान का कार्ड आप ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड आपको, यहाँ तो मेडिक्लेम पर भी जीएसटी दे दीजिए, आयुष्मान कार्ड आप ले लीजिए, उसके लिए 10 जगह घूमिए, उनका चक्कर लगाइए। अरे भाई पहुंचा दीजिए ना आप आयुष्मान कार्ड, बिल्कुल सिंपल सिस्टम आजकल, जब डीबीटी पहुंचाते वो भी पहुंचा दीजिए। तो वहां पर कहा कि नहीं, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि वो कार्ड देना, उनको मेडिकल का व्यवस्था करना, इंश्योरेंस देना। नहीं दिया और सारी सुविधा हुई, पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं था, पूरा ढंग से व्यवस्था, जो 5 स्टार व्यवस्था है सब किया। और यहाँ तो नहीं बचती, वहाँ बच भी गई जाकर, वहाँ बच भी गई। तो देखिए, आज देव प्रकाश सिंह साहब के साथ हमने बूढ़े माता पिता, सीनियर सिटीजन्स, वृद्धजनों की बात की कि यदि आप परेशान हैं घर के भीतर, घर के बाहर, तो आप कैसे राहत पा सकते हैं, कैसे कानूनी अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस जो आपके काम के लायक हैं, हम लेकर आते रहते हैं। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।